चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर 3, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों चलो इंग्लिश यहीं से शुरू करते हैं। लिखेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, द मास ऑफ एन एटम इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। जानकारी हमको पहले से थी, ये भी हम अभी निष्कर्ष ही लिख रहे हैं, मतलब दुनिया को अभी पता नहीं चला था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो एटम का पूरा मास कहाँ फोकस्ड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, द न्यूक्लियस कंटेन ओनली प्रोटॉन्स, नॉट ओनली प्रोटॉन्स बट ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इतना लिखो तो हाँ बोलो। न्यूट्रॉन केवल प्रोटॉन नहीं रखता है, एक और पार्टिकल रहता है उसमें, एक और प्रकार का। लिखो तो हाँ बोलो। कंटिन्यूशन में लिखेंगे, अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। फुल स्टॉप करके लिखेंगे, दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। फुल स्टॉप। He bombarded a thin foil of beryllium with fast moving alpha particles and observed that electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of protons were emitted. These particles have very high penetrating power. रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। बेरिलियम अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो मैं बता देता हूँ बेटा। एलिमेंट के नीचे लिखा जाता है उसका अटोमिक नंबर, यानी कि 4 उसका अटोमिक नंबर होगा, और ऊपर निकाला जाता है उसका मास नंबर, 9 उसका मास नंबर होगा। बेरिलियम को बम्बार्ड करने का प्रोसेस का अर्थ होता है बेटा कि मान लो मैं आपको यहाँ से एक पेज फाड़ के फेंकूँ आपकी तरफ, तो क्या आपको बहुत चोट लग जाएगी? नहीं। लेकिन वही अगर पेज को मैं फाड़ के आपकी तरफ फेंकने के दौरान वेलोसिटी इतनी हाई कर दूँ उस पेपर की, भाई बुलेट के साथ क्या होता है, बुलेट अगर हाथ से पकड़ के किसी व्यक्ति को की तरफ फेंकी जाए तो क्या वो मर जाएगा? नहीं। लेकिन वही बुलेट अगर एक पिस्टल में डाल के फायर किया जाए तो बंद व्यक्ति मर जाएगा। हाँ। क्यों सर? फ़र्क पे पड़ गया, बुलेट तो सेम थी। फ़र्क बेटा मोमेंटम का पड़ गया, मास के साथ वेलोसिटी एक डिसाइडिंग इम्पैक्ट क्रिएट करती है बेटा। अच्छा, तो सर मतलब क्या वेलोसिटी ही डोमिनेटिंग फैक्टर है? हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि सर बुलेट नॉर्मल वेलोसिटी से हाथ से फेंक के मारो तो थोड़ी आदमी मर जाएगा, तो बंदूक में डाल के मारना पड़ेगा सेम बुलेट को। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मिल जाती है। तो सर क्या हम बहुत निग्लेजिबल मास को भी इतनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ बेटा। वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए तुम्हारे को एक प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टर टाइप का मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जो उसको इतना वेलोसिटी दे पाए। और इतनी अधिक वेलोसिटी जब एक नगण्य मास को दी जाती है तो ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं बम्बार्डमेंट। क्या बम्बार्डमेंट से आप लोग कंफर्टेबल हुए? हेलो हेलो। यस सर। चलो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेरिलियम में हीलियम का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। मतलब सर बेटा हीलियम जो कि एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, उसको मैं इतनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ताकत या औकात दे रहा हूँ कि वो बेरिलियम को अंदर तक मार के आएगा। अंदर तक मतलब उसके न्यूक्लियस तक। हालांकि रिएक्शन को न्यूक्लियर लेवल बनाना उतना आसान नहीं है, तो सर यहाँ पे इतनी मेहनत की तो गई है। बम्बार्डमेंट कोई आसान खेल नहीं है बेटा। एक नगण्य मास को इतनी ज़्यादा, आप ऐसे समझ लो कि आप रुई लो, अखबार भी छोड़ो, रुई लो, रुई। रुई सब जानते हैं, कॉटन। तो एक छोटा सा कॉटन का कण को लो, और मैं आपसे कहूँ कि उस छोटे से कॉटन के कण से अगर आपको किसी व्यक्ति को आर पार गोली मार देनी हो उस कॉटन के कण से, तो क्या संभव है? हाँ है। उस कॉटन को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दी जाए कि आप जब चले तो खट खट उसमें इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, मोमेंटम क्रिएट हो जाए। सर तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी लगेगी यार। हाँ, इस प्रक्रिया को बम्बार्डमेंट कहते हैं। वैसे ही फिलहाल मैं बेरिलियम का बम्बार्डमेंट कर रहा हूँ अल्फ़ा पार्टिकल से। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम। बम्बार्डमेंट क्यों कर रहा हूँ? इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे रहा हूँ कि न्यूक्लियस तक, अंदर तक मार के आए। जब अंदर तक मारेगा तो होगा क्या? न्यूक्लियर लेवल रिएक्शन हो जाएगा। कैसे सर? यहाँ पे अटोमिक नंबर 4 था, यहाँ पे 2 था। 4 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 6। 6 अटोमिक नंबर किसका होता है? तो ये तो सर एलिमेंट ही बदल गया। हाँ बेटा, न्यूक्लियस बदल जाता है तो एलिमेंट बदल जाता है। अटोमिक नंबर 6 कार्बन का होता है, शायद आप जानते हैं। कार्बन का अटोमिक नंबर जो यहाँ पाया गया वो 12 पाया गया।
लेकिन ऊपर न्यूमरेटर आप ऑब्जर्व करोगे तो यह 4 और 9 13 होता है। तो मतलब सर एक मास नंबर कहाँ गया, तो एक मास नंबर अलग से आ गया, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके क्रिएट हुआ। ये चीज़ थी क्या, ये चीज़ एक ऐसी थी जिसका मास एक प्रोटॉन के बराबर था लगभग, लेकिन इस पर चार्ज ज़ीरो था। तो और इस चीज़ को आज से हम बोलने लगे न्यूट्रॉन। इंग्लिश पूरी करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स वर फाउंड to have a mass of 1.675 into 10 raised power minus 27 kg and were named neutron and denoted as 0n1। हेलो, समझ में आती है इतनी बात? लिखो तो हाँ। मैं इसको नोट डलवा दे रहा हूँ, स्कूल लेवल तक के लिए ज़रूरी बात नहीं है, पर हाँ अन्यथा जेई तक के लिए इम्पोर्टेंट बात है। एक नोट डाल दो बच्चों, है उसी में कंटिन्यूशन, पर जान के नोट डलवाना, और नोट में जेई लिख देना बेटा, ये आपको स्कूल लेवल पे छोड़ भी सकते हो। एक्चुअली सच्चाई ये होती है बेटा कि न्यूट्रॉन जो है ना बड़ा अनस्टेबल स्पीशी है। तो लिखेंगे बीइंग अनस्टेबल कॉमा अ न्यूट्रॉन डिकेज एज फॉलोज। मतलब अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर आ गया ना, अगर न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, पहली बात तो न्यूक्लियस के बाहर आता नहीं है, अगर एटम स्टेबल है तो नहीं आता है। अगर कोई एटम्स रेडियो एक्टिव हैं तो ये बाहर आ सकता है। रेडियो एक्टिव का अर्थ क्या होता है, जो भयंकर एनर्जी एमिट करे। रेडियो एक्टिव मतलब ऐसी चीज़ें जो जो न्यूक्लियर फ्यूल, अगर आपने सुना हो न्यूक्लियर बॉम्ब, हालांकि आजकल इस्तेमाल होना वर्जित है, पर न्यूक्लियर फ्यूल की तरह पर न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ बेटा, कई बार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल यानी कि ऐसे एटम जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट करते हैं कि वो एनर्जी का अगर इस्तेमाल ढंग से कर लिया जाए तो पावर प्लांट चल जाते हैं। अगर आप में से किसी ने सरनोबल नाम से कोई सीरीज़ देखी है, हेलो, तो हाँ सर, एक्चुअली, चेरनोबिल। हाँ एक्चुअली रशिया की वो एक जगह थी, वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और वहाँ पे उसका तो कोर जो है वो लीक आउट हो एक्सप्लोड गया था। किया। अब जब वो कोर एक्सप्लोड किया तो रेडिएशंस रशिया से जर्मनी तक पहुंच गए, और रशिया वाले भी कम्युनिस्ट सरकार है, वो बताए नहीं रहे कि कोर फट गया है। वो तो रेडिएशन जब वहाँ तक पहुँचे तो लोगों ने कुछ डिटेक्ट हुआ, तो जाके सरकार पूछा गया तब जाके बताया। हालांकि काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, और ये सच्चाई है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, उनमें काफ़ी क्षमताएं होती है एनर्जी एमिट करने की। और ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब बनते भी थे, अब तो खैर हैं भी, पर यूज़ नहीं होते, तो ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग जिंदा हैं। आगे देखेंगे डिके होता कैसे बेटा, न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, 0 और 1। डिके करता है तो क्या बनाता है बच्चों बेटा, ये बनाता है एक प्रोटॉन टाइप का पार्टिकल, इसलिए पी लिखा है, चार्ज नीचे लिखा है +1, मास है ऊपर 1। ऊपर 1 मास क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है। एक निकलता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई ही लिखा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इसलिए नीचे लिखा है -1, और मास उसका ज़ीरो नहीं होता, होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। पर बेटा इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के आगे निग्लेजिबल है, मैं भी आपको मैथमेटिकली दिखा भी दूंगा। फिलहाल आपने केवल यहाँ पे देखा है, मैं सिद्ध कर दूंगा आपको मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन जब भी इंक्लूड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के मास को जीरो ही मान लेते हैं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वाली बात है कि मान लो आपको भाई आपको 1704 रुपये का बिल बना, आप 1700 दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 4 रुपये नगन नहीं मान लिया ना हमने 1700 के आगे। तो वही वाली बात है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर ज़ीरो लिखा हुआ है और चार्ज में -1 लिखा है। अब थोड़ा सा बेटा ये कहानी देख लो, जब भी न्यूट्रॉन फटता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, प्लस माइनस जीरो तो ही जाता है, लेकिन साथ में कुछ और बनता है बेटा। ये क्या है सर, E00 सर, यहाँ तो ऊपर भी जीरो नीचे, तो है क्या ये बेटा, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो करते क्या है बेटा, ये बेटा भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, और यही एनर्जी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है हिरोशिमा नागासाकी के लिए। अगर वही जापान का, अगर आपको ये घटना पता हो, नहीं मतलब जापान द्वारा हिंदुस्तान यूएस में की गई ये घटना पता हो, पर्ल हार्बर नाम की एक तो पिक्चर यस। भी है उस पर ही, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भाई तो और सर प्रोटॉन में तो -1 लिखा है, है बेटा, चार्ज उसका। क्या बेटा,
सर पी का चार्ज तो -1 लिखा और आपने बोल द टाइम बोला +1। हाँ बेटा, पी का चार्ज +1 ही लिखा हुआ, लगता है दिख नहीं रहा है आपको। पी का चार्ज जो पी लिखा है बेटा, ऊपर 1 है और नीचे +1 है। वो प्लस शायद दिख नहीं रहा है, गौर से देखोगे तो दिख जाएगा। ई -1 और 0। तो बेटा देखो, ऊपर 1 + 0 1, देखो न्यूट्रॉन पे 1 है, क्योंकि मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन तो अभी भी लगेगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये +1 है, -1 तो 0 ही 0। तो बचा क्या, सिर्फ एनर्जी, एनर्जी बची। कौन क्रिएट करता है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो आपको पता भी है शायद। एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन जैसा है, बस उस पर चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन जैसा है और उस पर चार्ज नहीं है का नाम है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जैसा और उस पर चार्ज नहीं है उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। हेलो हेलो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। एक नोट और डाल देते हैं बच्चों, ये नोट आपको स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस नोट में लिखेंगे बच्चों समरी। नोट डाल दो, इसमें जे डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिख दो बेटा सम इम्पॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हालांकि अपन पढ़ ही चुके हैं, बस समरी देख रहे हैं इसकी। तो पहला पार्टिकल कौन है बेटा? ऐसे कॉलम बनाएंगे, पार्टिकल, नेचर, चार्ज और मास। पहला पार्टिकल कौन है बच्चों? फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन बच्चों? E10, 1 नीचे 0 ऊपर। 0 ऊपर वाला मास रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला चार्ज रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल हो? हेलो। इलेक्ट्रॉन आपने अभी भी देखा, सर कैसे डिस्कवर हुआ था, याद करो। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, तो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, इसका चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ESU में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। मास इसका केजी में लिखने की आवश्यकता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन को या तो आप 1p1 लिख सकते हो या 1h1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही बस होता है, इसलिए कई लोग 1h1 भी लिख देते हैं, है ना। तो आप भी लिख सकते हो। इसको किसने डिस्कवर किया था बच्चों? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने। और बस बेटा, मैं आपको और फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर रेडियो एक्टिव डिके जब होता है ना, तो और भी कई चीज़ें बनती हैं। जब न्यूक्लियस फटता है, मतलब जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फटते हैं, तो और कुछ कहानियाँ होती है, पर हमको अब इतनी जानकारी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। एंटी न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा सा बता दिया, बस बाकी वहीं पे रोक रहा हूँ कहानी। नेचर क्या है बेटा? ये तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, बताइए मैंने, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना है, बस नेचर ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो +1.6 10⁻19 कूलम। इसका मास निकाला गया तो आया 1.7673 इंटू 10⁻27 kg। मैंने बोला ही हाइड्रोजन जैसा है ये, तो हाइड्रोजन जितना मास है, अपन ने मोल कंसेप्ट में देखा भी है इस बात को। न्यूट्रॉन में चार्ज 0 है, न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के बराबर है, बस थोड़ा सा ज़्यादा है। फ़र्क आपको दिख रहा होगा शायद, 1.675 है इंटू 10⁻27 kg। दिख रहा है सबको? हेलो, लिखो तो हाँ बोलो। अब गौर करो बच्चों, शायद सब लोग आ गए। आवाज़, हाँ आ गए सब। यस सर। देखो, अगर मैं आपको ये चीज़ बेसिक छोटी सी ऑब्जर्व करा दूं, आप लोग ये समरी के नीचे ही लिख लेना बेटा। क्या सर? अगर मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाला जाए, आपके पास एग्जैक्ट मास तो शायद लिखा हुआ है बच्चों, अगर इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालोगे ना, तो आएगा 1837/1 अप्रॉक्सीमेटली। मतलब बेटा सर, अगर इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं तुम्हारे को कोई बोलेगा कि यार देखो एक चॉकलेट खाओ, ठीक है, खा सकता है। आपको कोई कहेगा 1837 चॉकलेट खाओ, दिक्कत है भाई, भले चॉकलेट है, मास भाई। आपको कोई कहेगा 1 किलो आम खाओ, फिर कहेगा 1837 किलो आम खाओ। अरे सर बहुत फ़र्क है, दिस इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बेटा। वही वाली बात है, थोड़ा पैसों में देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मान लो बिल बना है 1838 रुपीज़ का, मैंने अगर 1837 रुपीज़ दिए, या वैसे तो आपको पता ही 1800 रुपये दिए, तो भी कोई फ़र्क था? नहीं था।
मैं तो फिर भी 1 रुपए की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आगे नेग्लिजिबल है, ये हमको मैथमेटिकली भी इस रेशियो से दिख जाता है। हेलो, लिख लो बेटा ये रेशियो। हेलो, यस सर, लिख लियो। चलो। यस सर। अच्छा, तो ये चीज़ हमको ये समझा रही है कि सारा का सारा मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही है, इलेक्ट्रॉन पे मास कुछ नहीं है। अब बात ये आती है, मतलब हमें आज भले पता हो, उस ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से अगर मिल के एटम बन रहा है तो इनकी असेंबली कैसी होगी। तो उसके लिए बात आई, आगे के शोध हुए और क्या दुनिया को प्रपोज किए गए एटॉमिक मॉडल्स। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, स्टार मार्क करके हेडिंग डालेंगे नई, और अगली हेडिंग होगी हमारी बच्चों एटॉमिक मॉडल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में असेंबल्ड अरेंज्ड कैसे है, उसके बारे में लोगों ने प्रिडिक्शन करने शुरू किए और एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल लिखेंगे बच्चों कैपिटल ए, और पहला एटॉमिक मॉडल होगा बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग डालो तो हाँ बोलो। हमें याद ही होगा जे वो व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद क्यों इन्हें ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई कि यही बता सकते हैं भाई, जिसने एटम का सबसे छोटे होने की बात को गलत करते हुए कहानी शोध की, उसी के उसका इतना व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया था कि वो जो बोले, जैसे मोदी व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया कि जो बोले लोग मान लेते हैं, है ना। तो वही वाली बात उस ज़माने में जे थॉमसन की थी। तो इंग्लिश पूरी करेंगे, लिखेंगे कि जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम पजेस अ स्फेरिकल शेप। उसने बोला एटम जो है वो स्फेरिकल शेप जैसा होगा, एक बॉल जैसा होगा, स्फेयर होगा। उसने ये भी प्रिडिक्ट किया, उसने कहा रेडियस होगा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर। वो जो स्फेयर होगा उसका रेडियस इतना होगा अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें कि इन विच पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का वो स्फेयर होगा। क्यों? क्योंकि लोग इतना जान ही चुके थे कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, तो इट वाज अज्यूम लाइक अ तरबूज। जे थॉमसन ने बोला कि क्योंकि मास पूरा पूरा प्लस है, तो तरबूज में अपन तरबूज क्यों खरीदते हैं? लाल लाल फल के लिए कि काले काले बीज के लिए? लाल लाल फल के लिए। हमको पता होता है लाल लाल फल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पहले थोड़ा सा वाइट लेयर आती है फिर पूरा पूरा लाल रहता है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। उसमें कौन नॉन यूनिफॉर्म है? बीजे। बीजे को इसने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन जैसा माना, कहा वो रैंडमली इम्बेडेड है। इंग्लिश पूरी करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन टू इट सच अ मैनर इन सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब उसने कहा भाई न्यूक्लियस का पूरा पूरा प्रोटॉन्स का पूरा पूरा पॉजिटिव अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें रैंडमली बीज जैसे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। बस फ़र्क ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या है। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल था। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इसको, ये जो हम तरबूज जैसा मॉडल मान रहे हैं, तो लिखेंगे मैनी डिफरेंट नेम्स वर आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जांपल प्लम पुडिंग और वाटरमेलन। बस, है ना। और ये फ़ोटो बना दो बच्चों, माना गया पॉजिटिव चार्ज का लंप है और इलेक्ट्रॉन रैंडमली एम्बेडेड है, इतना लिखो, फ़ोटो बनाओ। यहाँ से थॉमसन मॉडल होता है समाप्त। यहाँ से आज की क्लास भी ख़त्म करते हैं। लास्ट वाली क्लास हमारे पास रिकॉर्डिंग में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोग पूरा पढ़ाई करो। मैं इस बात को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सब लोग सुन लें जिन्होंने नहीं सुना है। जो भी बच्चे आज क्लास में नहीं भी हैं, पूरे क्लास नोट्स को रिवाइज़ करो। आज मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनको करो, और बाकी चीज़ों साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो, इतना हो गया।